कृष्ण आडवाणी जी की सौगंध राम की खाते हैं। एल के आडवाणी जिंदाबाद, राम भक्त जिंदाबाद, और जोर से बोलिए भगवान श्री राम की। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी सरकार की आइडियोलॉजी के वास्तविक सूत्रधार लालकृष्ण आडवाणी हैं, तो इससे बहुत से लोग असहमत नहीं होंगे। उन्होंने 1984 में राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुकी भारतीय जनता पार्टी को बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए पहले भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु पर पहुंचाया और अंततः 1998 में सत्ता का स्वाद चखवाया। ये अलग बात है कि 2004 और 2009 के चुनावों में लगातार 2 हारों के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत आडवाणी के नेतृत्व पर भी लागू हुआ और अपेक्षाकृत एक नए नेता ने आडवाणी की जगह ले ली। भारतीय जनता पार्टी को नजदीक से देखने वाले राम बहादुर राय कहते हैं, 2004 के चुनाव पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों में इस बात पर बहुत विचार हुआ कि नई लीडरशिप आनी चाहिए, और उसका एक बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस में सूचनाएं आ रही थी कि राहुल गांधी नेतृत्व संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नई लीडरशिप के बारे में एक बातचीत शुरू हो गई थी और ये भी लग रहा था कि नई लीडरशिप में आडवाणी जी जो है वो अब नेतृत्व संभालने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आडवाणी जी का जो प्रभाव था कहिए उस समय, उसके कारण जो ये विचार था कि नया नेतृत्व आना चाहिए, उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। बल्कि अगर आप देखें तो वेंकैया नायडू उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। जब ये बात चली तो उन्होंने वेंकैया नायडू को तैयार किया, लेकिन वे कहते हैं कि वेंकैया नायडू ने अपने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया। सच यह है कि लालकृष्ण आडवाणी ने वेंकैया नायडू को इस्तीफा देने के लिए आदेश दिया और स्वयं आडवाणी जी 2004 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए। इसको बीजेपी के अंदर और बीजेपी के सहयोगी संगठनों के अंदर भी सकारात्मक ढंग से लोगों ने नहीं लिया। आडवाणी के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने ही वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया, जबकि वो चाहते तो खुद इस पद के प्रबल दावेदार हो सकते थे। मशहूर वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के कार्यकारी संपादक अजय सिंह कहते हैं, अगर पीछे जाएं तो वाजपेयी को सामने लाने वाले वही थे। यानी अगर आप 94-95 के आडवाणी को देखें तो ऑलमोस्ट ये स्थिति थी कि आडवाणी ही पीएम के रूप में बीजेपी के लिए सामने आते, पर शायद वस्तु स्थिति का, रियलिटी का जितना असेसमेंट आडवाणी को था उतना बाकी लोग को नहीं था। और आडवाणी ये जानते थे कि भारत जैसे देश में उस समय की स्थिति में एक कॉन्सेंसस वाला आदमी चलेगा, और उसको देखते हुए उन्होंने ये नाम आगे किया वाजपेयी जी का। बीजेपी को नजदीक से देखने वालों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन पाने के लिए आपको हार्डलाइनर होना जरूरी होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की होड़ में होता है तो वो अपनी छवि को मुलायम करने की कोशिश करता है ताकि उसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता बढ़ सके। आडवाणी के साथ भी संभवतः यही हुआ। ये डाइकोटॉमी बीजेपी के साथ हमेशा रही है। बीजेएस था इसके पहले के अवतार में, उसमें भी रही है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी और या बीजेएस या आरएसएस ये जिस फाउंडेशन पे खड़े हैं वो एक आइडियोलॉजिकल ये है जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसमें इस तरह के एक एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके एग्रेसिव होते हैं, रिजिड होते हैं, डॉगमा उनके आइडियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप संवैधानिक उस पे चले जाते हैं तो आपको इससे बाहर निकलना होता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि बीजेपी के वो नेता जो सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं,
मिनिस्टर्स बनते हैं, उनके लिए ये रिकॉन्सिलिएशन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आडवाणी के साथ भी था, ये अटल जी के साथ भी था। लेकिन अटल जी चूंकि बोलने की क्षमता और हिंदी हार्टलैंड की उनकी अंडरस्टैंडिंग या इंडिया की अंडरस्टैंडिंग अद्भुत थी, तो वो अपने वाक्यों से निकाल लेते थे। आडवाणी उस तरह से नहीं निकाल पाते थे, इसलिए आपने देखा होगा कि आडवाणी अपने इमेज में फंस के रह जाते थे। शायद भारतीय राजनीति में स्वीकार्य होने की उनकी दबी इच्छा की वजह से ही उन्होंने पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करने का अपनी समझ में मास्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन उल्टा उसने उनका राजनीतिक जीवन एक तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने क्यों किया इसको लालकृष्ण आडवाणी बेहतर बता सकते हैं, अगर वो बताना चाहें। इस पर उन्होंने हमेशा लिपापोती की है। एक तो वाजपेयी की जैसी छवि थी वैसी ही छवि अर्जित करने की उनकी कोशिश थी। लालकृष्ण आडवाणी कराची से उठ करके दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद जिस तरह का उनका राजनीतिक विकास हुआ है उसमें वे अटल बिहारी वाजपेयी के पूरक के रूप में तो अच्छे हैं, लेकिन स्वयं एक नेता के तौर पर अगर वो उभरते हैं तो वो आरएसएस के प्रवक्ता हो जाते हैं। ये उनका व्यक्तित्व है। अब ये जो दूसरी बात है आरएसएस का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश, इससे जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी हटने की कोशिश करते हैं तो उनको दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं वो जमीन उनके पैर से खिसक जाती है और उन पर गहरा अविश्वास पैदा हो जाता है। सवाल उठता है कि राजनीतिक रूप से कुशाग्र समझे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी से ये फैसला लेने में चूक क्यों हुई? आडवाणी के आलोचक और आरएसएस पर किताब लिखने वाले एजी नूरानी कहते हैं, 1984 के इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमारे लिए एक ही रास्ता है पुराने वोट्स लेने का, और यही है कि हिंदुत्व का ये रिवाइव करो। 89 में पालमपुर रेजोल्यूशन पास हुआ बीजेपी का, और आडवाणी ने खुल के बताया कि आई होप इट विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स। बस वो बढ़ते गए। फिर उन्होंने महसूस किया 85 में कि उनको कौम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगी। उन्होंने गादी छोड़ी वाजपेयी के लिए, मगर उनका दिल खुश नहीं था। फिर जब वाजपेयी जी का ये होगा तो वो समझे थे वो जो जिन्ना के ऊपर उन्होंने लिखा था वो पाकिस्तानियों को खुश करने नहीं, वो हिंदुस्तान में एक लिबरल इमेज के थे। उनका एक एडवाइजर था, उसने उनको बताया कि भाई ऐसा करो, और ये करे और फंस गए उसमें अपनी जाल में। उन्होंने मोदी को बचाया, नतीजा हो कि मोदी को बचाया और मोदी ने उनको बाहर कर दिया। अब आज उनका ये हासिल हुआ, न खुदा मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। नूरानी 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की घटना का जो जिक्र कर रहे हैं, राम बहादुर राय इसके बारे में एक दूसरी थ्योरी देते हैं। वाजपेयी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, ये उनका तत्काल ये ख्याल था। तुरंत जो उनकी प्रतिक्रिया थी यही थी कि उनको नैतिक जिम्मेदारी लेकर के और इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने एक बयान में राजधर्म की शिक्षा भी दी, लेकिन वाजपेयी को ठंडा करने या अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए जिस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाना चाहिए वो 2 लोग हैं, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन। वाजपेयी दिल्ली से जब गोवा पहुंचे हैं तो उनके विमान में 2 लोग थे, आडवाणी तो थे नहीं, और उन्हीं 2 लोगों ने रास्ते में वाजपेयी को ये कहा कि ये पार्टी के हित में नहीं है, और पणजी जाते जाते जैसा वाजपेयी का स्वभाव था वो उन्होंने मान लिया। आडवाणी में ये हिम्मत नहीं थी कि वाजपेयी को ये कहें कि आप ये करें और ये न करें। नरेंद्र मोदी को बचाने में आडवाणी का सीधा हाथ भले ही न रहा हो, लेकिन इस बात से कम लोग गुरेज करेंगे कि कम से कम 2012 तक नरेंद्र मोदी आडवाणी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब पार्टी ने उनकी जगह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो आडवाणी उसे पचा नहीं पाए। 2009 में और 2014 वाले इलेक्शन में भी जिस तरह उन्होंने मोदी के आने को रेजिस्ट किया, उसमें कहीं ना कहीं एक झलक जरूर आती थी कि उनकी एक इच्छा है कि वो एक बार
और इस अटेम्प्ट में जाएं कि वो पीएम बने। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए किसी उम्मीदवार के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि शायद उनका ये मानना था कि अगर मोदी जैसे नाम को लेके हम चलते हैं तो पोलराइजेशन बहुत होगा, लेकिन अंदर से दबाव इतना था वर्कर्स का, पार्टी के लोगों का, कि आडवाणी उसमें साइडलाइन हो गए और ये माना गया कि आडवाणी आउट ऑफ स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन से। उम्र का तकाजा हो या नए नेतृत्व से तालमेल बैठा पाने की उनकी अक्षमता, आज अपने राजनीतिक जीवन की संध्या में आडवाणी पूरी तरह से अलग थलग नजर आते हैं। हालांकि कंचन गुप्ता जैसे उनके खैरख्वाह अब भी उनके लिए एक रचनात्मक भूमिका देखते हैं। पार्टी की जो लीडरशिप है, उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो उम्र है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, ये सोचना, ये कहना गलत होगा कि वो जैसे आडवाणी जी सोचते हैं हूबहू उस तरीके के, ये ऐसा संभव भी नहीं है और ना ही है। तो फिर ऐसे स्थिति में ये कहना कि हर बार जब पार्टी की बैठक होगी आडवाणी जी वहाँ होंगे, इससे ना वो कंफर्टेबल होंगे ना बाकी लोग कंफर्टेबल होंगे। तो सही बात तो यही होता है कि आडवाणी जी का जो कद है, उनका जो स्टैचर है, वो डेली लाइफ पॉलिटिक्स की नहीं है। वो एक एडवाइजरी, एक गाइडिंग रोल होता है, एक एडवाइजरी रोल होता है, मॉरल कंपस का रोल होता है। उस रोल के लिए है जो बाकी उन भाजपा में और कोई उस रोल को प्ले नहीं कर सकता है। अटल जी अगर उनकी तबीयत सही होती, अगर वो घूम सकते, बात कर सकते, चल सकते, तो अटल जी का भी यही रोल होता। लेकिन आपको लगता है कि वो रोल भी उन्हें दिया जा रहा है, जिस रोल की आप बात कर रहे हैं, एडवाइजरी रोल? वो एक तू मैंने की विषय, मैं उसमें नहीं जा, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँ। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्निकली देखें, ये रोल उनका है और उनका ये पूरा हक बनता है वो इंटरवेंशनिस्ट रोल प्ले करें। वो बीच में इसको कहते हैं इंटरवीन करना, इंटरसेप्ट करना कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, या इसको इस तरीके से किया जाए, ये कहना उनका पूरा हक बनता है। और अगर वो कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई उसको इनकार करेगा या उसको कोई इग्नोर करेगा। कंचन गुप्ता कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी पूरी तरह से हाशिए पर जा चुके हैं। ये उनके लिए तकलीफ का सबब भी है। इसको एक विडंबना ही कहा जाएगा कि सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर जब शिवसेना के कार्यकर्ता स्याही फेंकते हैं तो आडवाणी कहते हैं कि जनतंत्र में भिन्न दृष्टिकोण के लिए सहनशीलता की गुंजाइश होनी चाहिए। ये अलग बात है कि बहुत से लोगों का मानना है कि इन्हीं आडवाणी ने भारत में असहिष्णुता के बीज बोए थे। अब ये लगभग निश्चित है कि वो न तो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे और न ही राष्ट्रपति। शाद लखनवी का एक शेर याद आता है, न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाएं ये मर्जी मेरे सयाद की है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।